नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत की हर सफलता से विश्व को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन वैश्विक कल्याण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड को बढ़ने से रोका है। देश के 146 जिलों में पिछले एक सप्ताह में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.94% हुई। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं रवि कपूर। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बहुत से संदेहों के बावजूद भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप के साथ सामना किया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ मिलकर सही रणनीति अपनाई और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को ठीक ढंग से संचालित किया है। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भारत में 70 से 80 करोड़ के बीच लोग संक्रमित होंगे और कुछ लोगों ने कहा कि इस महामारी से भारत में 20 लाख से अधिक मौतें होंगी। श्री मोदी ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देशों की स्थिति को देखते हुए विश्व की भारत के बारे में चिंता उचित थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड समय में 20 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाया। भारत की स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 दिन में 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि कैसे आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धति रोग प्रतिरक्षण क्षमता को बेहतर बना सकती है। भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद कैसे इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है, हमने दुनिया को इस बारे में गाइड भी किया। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा विकसित किए जा रहे टीकों से अन्य देशों को कोविड महामारी से शीघ्रता से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के समय में आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां बदलेंगी। दुनिया के अर्थ जगत को ये भरोसा भी दिला रहा हूं कि आर्थिक मोर्चे पर भी
स्थितियां अब तेजी से बदलेगी। कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रिलियंस ऑफ रुपीज के प्रोजेक्ट शुरू करके एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम्स चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। तब हमने एक एक जीवन को बचाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा और खरबों रुपए मूल्य का काम करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रत्येक जीवन को बचाने पर बल देता है और आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 1 अरब 30 करोड़ देशवासियों के पास आधार कार्ड है जो उनके बैंक खातों से जुड़े हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में यूपीआई के माध्यम से 40 खरब रुपयों का लेनदेन हुआ। श्री मोदी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र ये समझता है कि कैसे दुनिया के बहुत से देश भारत द्वारा विकसित यूपीआई को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को सुगम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए यूनिक हेल्थ आईडी उपलब्ध कराने की नई पहल कर रहा है। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत की हर सफलता से विश्व को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन वैश्विक भलाई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाल के समय में सुधारों और नए प्रयासों को लेकर काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार किए। इन सुधारों में पीएलआई योजनाओं की भी मदद मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के साथ अन्य देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया। कोविड पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 23वीं बैठक में उन्होंने कहा कि कल 12,000 से भी कम मरीज सामने आए और मरीजों की संख्या घटकर सिर्फ 1,73,000 रह गई है। We all know that we were privileged to have been given 2 indigenous vaccines by our scientists, and they are already being given to our people in the country. And right now, to begin with, starting with health workers and then, of course, the frontline workers. Till today morning, in fact, yesterday evening, we have completed 42,674 sessions of vaccination all over the country. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड के मामलों की बढ़त को रोका है तथा पिछले 7 दिनों से देश के 146 जिलों में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया। 18 जिलों में पिछले 14 दिनों से और 6 जिलों में पिछले 21 दिनों से संक्रमण रोगी नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि 21 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोविड संक्रमण का कोई मरीज सामने नहीं आया है। अब तक 19 करोड़ 50 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। नमूनों की वर्तमान जांच क्षमता 12 लाख प्रतिदिन है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से आए कोरोना के नए स्वरूप के अब तक 165 मामले सामने आए हैं। इन लोगों को क्वारंटीन और निगरानी में रखा गया है। भारत ने वैश्विक समुदाय का मित्र होने के नाते उसे स्वदेश में बने टीके की आपूर्ति करके उसका विश्वास अर्जित किया है। सरकार ने कहा है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान के पहले 6 दिनों में 10 लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया, हमारा देश फास्टेस्ट था टू रीच द फर्स्ट 1 मिलियन वैक्सीनेशंस। भारत में ये 6 दिन में हुआ, यूएस में 10 दिन में हुआ, स्पेन में 12 दिन में, इजराइल में 14 दिन में, यूके में 18 दिन और इटली में 19, जर्मनी में 20 और यूएई में 27। श्री भूषण ने बताया कि अब तक देश में 25,07,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत में कोविड संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में अब तक 40,000 से अधिक मामले हैं, जो कुल मामलों के 67% हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार के खिलाफ भी कारगर है।
ये भारत में SARS-CoV-2 के लिए भी उतनी ही असरदार है। भारत में 20 जनवरी से अब तक कोविड के 55 लाख टीके उपहार के तौर पर अपने पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें भूटान को 1.5 लाख खुराक, मालदीव को 1 लाख, नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 15 लाख, मॉरिशस को 1 लाख, सेशल्स को 50,000, श्रीलंका को 5 लाख और बहरीन को उपलब्ध कराई गई 1 लाख खुराक शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इन देशों के अनुरोध पर कोविड टीके की ये खुराक उपलब्ध कराई गई हैं। अगले कुछ दिनों में भारत 1 लाख, ओमान को, कैरिकॉम संगठन से संबंधित देशों को 5 लाख, निकारागुआ को 2 लाख और प्रशांत सागर स्थित देशों को 2 लाख खुराक उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। श्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय वैक्सीन के बारे में अन्य देशों ने भी रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में भारत की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला है, क्योंकि देश अपने पड़ोसियों में से श्रेष्ठ है जिसने इस महामारी पर उचित कदम उठाए और अपने आसपास के देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की। कोविड की खुराक ब्राजील, मोरक्को और बांग्लादेश को निर्यात भी की है। इसके बाद सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और मंगोलिया को भी इसी तरह व्यावसायिक आपूर्ति की जाएगी। श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि गावीज कोवैक्स सुविधा के अंतर्गत भारत अफ्रीका को 1 करोड़ खुराक और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य कर्मियों को 10 लाख खुराकें उपलब्ध कराने जा रहा है। Further supplies on a commercial basis are likely to take place to Saudi Arabia, South Africa, Canada, Mongolia and other countries. Further, we are going to supply 1 crore doses to Africa and 10 lakh doses to UN health workers under Gavi's COVAX facility. देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.94% हो गई है। कल 14,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 1,73,000 से अधिक व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित हैं। कल 123 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर देश में अब तक 1,53,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कैडेटों ने बाढ़ से लेकर सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद की है। आज नई दिल्ली में एनसीसी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान लोगों द्वारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने से देश ने इसके कारगर परिणाम देखे हैं और उनके प्रयासों से भारत इस महामारी से बेहतर ढंग से निपट सका है। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का, अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का, अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का, अवसर आत्मनिर्भर बनने का, अवसर साधारण से असाधारण, असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का। श्री मोदी ने कहा कि देश के तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लगभग 175 जिलों में नई जिम्मेदारियां निभाने के लिए करीब 1 लाख एनसीसी कैडेटों को सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने एनसीसी कैडेटों की भूमिका को और व्यापक करने के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एनसीसी की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने फायरिंग सिम्युलेटर की संख्या में काफी वृद्धि की है। इससे एनसीसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि कैडेटों में लड़कियों की संख्या में 35% की वृद्धि हुई है और देश के सशस्त्र बलों के हर मोर्चे महिलाओं के लिए खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बहादुर बेटियां दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं और देश को उनके साहस की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत को रक्षा साजो सामान के बाजार की बजाय अब जल्द ही इनके निर्माता के रूप में जाना जाएगा। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर, हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा। हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है।
इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर में भी भारत किसी से पीछे ना रहे, इसके लिए हर जरूरी R&D पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को फ्रांस से 3 और रफाल लड़ाकू विमान मिले हैं, जिनमें हवा के बीच में ही ईंधन भरने की क्षमता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 31 जनवरी 2021। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत की हर सफलता से विश्व को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन वैश्विक कल्याण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड को बढ़ने से रोका है। देश के 146 जिलों में पिछले एक सप्ताह में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.94% हुई। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ कल से शुरू हो रहा है। वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार कागज रहित बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें 12 बैठकें होंगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 21 बैठकें होंगी। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को उच्च सदन में ही सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है, ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सके। इस मोबाइल ऐप से बजट, अनुदान मांगों और वित्त विधेयक सहित केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेजों की संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। ऐप में डाउनलोड, प्रिंट करने जैसी अनेक सुविधाएं हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध होगा तथा एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया जा सकता है। ये ऐप केंद्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे। बजट सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज विशेष चर्चा का कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक सुना जा सकेगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से प्रतिभाएं खोजने में मदद मिलेगी और इससे पाठ्यक्रम का स्तर बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर नए पेटेंट भी तैयार किए जा सकेंगे। आज कला उत्सव के समापन समारोह में श्री निशंक ने कहा कि शिक्षा नीति शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति के संवर्धन को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि कला उत्सव ने शिक्षा नीति के सुझावों पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि कला उत्सव से छात्रों को कला के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक नया मंच उपलब्ध होता है और उनकी कल्पनाओं को नए पंख मिलते हैं। उन्होंने उत्सव में स्वदेशी खिलौनों और खेलों को शामिल करने की सराहना करते हुए कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के खिलौना उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
एक अन्य कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने आज कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा की डेटशीट 2 फरवरी को घोषित की जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक गतिविधियों और कौशल विकास परियोजनाओं के लिए बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ रिकॉर्डों के डिजिटलकरण के शासन के अभियान ने बड़ी संख्या में इन वक्फ संपत्तियों को स्वार्थी तत्वों और माफिया के चंगुल से मुक्त कराया है। श्री नकवी ने आज कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान सरकार ने देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और रोजगार उन्मुख बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि डिजिटल इंडिया तकनीक की शक्ति के साथ आम भारतीयों को सशक्त बनाने का एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल असमानता को दूर करता है और डिजिटल प्रयोग को बढ़ावा देता है। उन्होंने देश में विकसित और समावेशी तकनीक पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा से उपजे हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस संबंध में कार्रवाई भी की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करेगी। किसान नेताओं को अपना पासपोर्ट भी जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृहमंत्री झड़पों में घायल पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए आज उत्तरी दिल्ली में सिविल लाइन क्षेत्र में सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर और तीरथ राम अस्पताल गए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर जाकर पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। श्री बैजल ने अस्पताल के चिकित्सकों को पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए हर संभव धीरज रखने की अपील की। इस बीच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे के बड़े षड्यंत्र और आपराधिक कृत्य की जांच कर रही है। एक बयान में पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि किसान संगठनों के नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच हुए समझौते को भंग करने के लिए पहले से तैयारी की गई थी। इस घटना के बाद भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा अन्य कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस षड्यंत्र में देश के भीतर और बाहर के संगठनों और लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सशक्त सुधारों के मार्ग पर अग्रसर है। आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी के बाद सभी क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक गतिविधियां शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट ने भी भारत की विकास दर को 11.5% दर्शाया है, जो एक सशक्त संकेत है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था का अपना दर्जा बनाए हुए है। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 3 महीनों में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है तथा ऋण वृद्धि भी 7% से अधिक हो गई है। कृषि क्षेत्र में भी 3.4% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 का बजट क्रांतिकारी होगा और इसमें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन पर अब तक पूरा जोर नहीं दिया जा सका था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान मिला है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक मानकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परंपराओं के प्रोत्साहन को दिखाया गया था। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज गणतंत्र दिवस परेड में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों में से बायोटेक्नोलॉजी विभाग की झांकी सर्वश्रेष्ठ मानी गई।
इसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत कोविड टीका विकसित करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया था। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी अमर जवान को सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। श्री रिजिजू ने दिल्ली के रोहिणी इलाके के माउंट आबू पब्लिक स्कूल और विद्या भारती स्कूल के छात्रों को सर्वोत्तम सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत किया। इन बच्चों ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सुंदर ढंग से पेश किया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार पाने पर उत्तर प्रदेश को बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने त्रिपुरा और उत्तराखंड को द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने पर भी बधाई दी। 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट कल नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष भारतीय धुनें समारोह में आकर्षण का केंद्र होंगी। इस समारोह में नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 26 से अधिक पारंपरिक बैंड, मोहक और पारंपरिक फुट टैपिंग संगीत के साथ दर्शकों को आकर्षित करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसा अनुकूल माहौल बनाने में विफल रहा है जिसमें कुलभूषण जाधव के खिलाफ आरोपों की पूरी गंभीरता और प्रभावशाली ढंग से चुनौती दी जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह लागू करना चाहिए और जिसमें संबंधित मामले के सभी जरूरी कागजात पेश करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इस फैसले को भी बिना शर्त लागू करना चाहिए जिसमें उसने कुलभूषण जाधव को सलाहकार उपलब्ध कराना भी जरूरी बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख में हुई घटनाओं ने चीन के साथ भारत के संबंधों को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की घटना ने न केवल सैनिकों को कम करने की प्रतिबद्धता को प्रभावित किया बल्कि शांति और सद्भाव को भंग करने के लिए प्रेरित भी किया। एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर असहमतियों के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्र अभी भी शांत बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 से पहले भारत चीन सीमा पर जानमाल का आखिरी नुकसान 1975 में हुआ था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि पिछले साल पूर्वी लद्दाख की घटनाओं ने संबंधों को काफी असहज किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सीमा पर किसी भी घटना को नजरअंदाज करते हुए संबंध सामान्य नहीं हो सकते। I don't really have to remind you what impact this has had on both public and political opinion in our country. Significantly, to date, we have yet to receive a credible explanation for the change in China's stance. विश्व स्वास्थ्य संगठन के 13 विशेषज्ञों के दल ने चीन के वुहान पहुंचने के 2 सप्ताह बाद क्वारंटीन से निकलकर आज वहां कोविड की शुरुआत के बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस शहर में कोविड का वायरस पिछले वर्ष फैला था। अनुसंधान और इससे संबंधित मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच चिंताओं और विवाद के कारण इन विशेषज्ञों के वुहान पहुंचने में विलंब हुआ। अनेक देशों, विशेषकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर इस बीमारी के फैलने, छिपाने और उससे अधिक घातक होने को छिपाए रखने का आरोप लगाया। उधर चीन कहता रहा कि कोविड वायरस चीन से कहीं बाहर उत्पन्न हुआ था और बाद में वुहान में उसका पता चला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की 1 महीने के भीतर दूसरी बार सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी की गई। कोलकाता के निजी अस्पताल के डॉक्टर सरोज मंडल ने बताया कि उन्हें 2 स्टेंट डाले गए। सीने में दर्द की शिकायत के बाद कल गांगुली को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस महीने के शुरू में भी हल्के हृदयघात के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था। दुनिया भर के शेयर बाजारों में मुनाफा वसूली के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 536 अंक गिरकर 46,874 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 150 अंक फिसलकर 13,818 दर्ज हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत की हर सफलता से विश्व को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत मिशन वैश्विक कल्याण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड को बढ़ने से रोका है। देश के 146 जिलों में पिछले 1 सप्ताह में कोई नया मरीज सामने नहीं आया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.94% हुई। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।